लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़े थे। मल्टीनोमियल सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीनोमियल बाइनोमियल में कहाँ चला गया मैंने। सॉरी सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा था हमने। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोल रहा था आपको कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आपके पास आएगी। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है तो मतलब ये आपके पास निकाला क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड। तो ये सेम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज आ जाएगी। ये हमने पढ़ ली थी। उसके बाद इसमें हमने नोट कुछ देखा था। नोट क्या देखा था हमने कि हमारे पास क्या हो, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो बी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। तो ए पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड। यही आया था क्या ऊपर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, यही आया था क्या। जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड, अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए के अकरेंस होने या ना होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ही इक्वल हो जाएगा क्या, बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा क्या, बोलो गदो। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपके पास क्वेश्चन में आएगा, जेई मेन जे एडवांस में क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया रहेगा, उसी से आपको चमकना चाहिए भाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। बात समझ में आई आपको, यहां तक बात क्लियर। इंडिपेंडेंट इवेंट का बात हुआ, अभी समझाया। इंडिपेंडेंट इवेंट में जो भी इंटरसेक्शन है, कोई इंटरसेक्शन का मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी इवेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जब इवेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यही हो जाएगा क्या। अब आगे बात की जाए कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो बी नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, नॉट बी। ये क्या लिखा हुआ है, नॉट ए, मतलब इवेंट बी, सॉरी नॉट ए, ये इवेंट ए नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, नॉट ए नॉट बी, यही लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि भाई अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये सब भी ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो ये सब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो हम अगर इन सब के पेयर का इंटरसेक्शन ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा क्या बेटा। और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तीनों बात समझ में आई क्या। ये आपका जेई एडवांस का है ना, काफी फेवरेट तरीके के सवाल बनाते हैं इसमें। चुपके से आपको इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर देगा, चुपके से।
चुपके से इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करेगा और बोलेगा बताओ भाई कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे पहला सवाल है आपके पास, ये जेई मेन 2020 का। लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट। अब जैसे ही इंडिपेंडेंट आया है, आंख कान सब चौकन्ने हो जाने चाहिए। क्या इंडिपेंडेंट है इवेंट? और उसके बाद आपसे पूछा क्या, देन विच वन इज ट्रू, ये आपसे बात करी है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है, अब कोई सा भी ये ऑप्शन रहे, कोई सा भी ये ऑप्शन रहे, अब हमें एक चीज बताइए। अभी हमने देखा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड, इस ये जो है, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो लिखा हुआ है अपॉन में एक तरीके से ही, कि व्हेन बी अकर्ड, ये तो इसका कोई होना ना होना का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आपको बस उल्लू बनाने के लिए लिखा हुआ है ये सब। आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो बी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ना ही बी कॉम्प्लीमेंट से कोई फर्क पड़ना, ना ही ये बी कॉम्प्लीमेंट से फर्क पड़ना, ना ही ये बी से फर्क पड़ना। तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा क्या? ये 1/3 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी। सीधा देख के टिक मारने वाला सवाल है। जिस बच्चे को इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब नहीं पता, अब वो यहाँ पे कंफ्यूज होके क्या लगा देगा? फॉर्मूला लगा देगा। यही फॉर्मूला लगा देगा, बोलो। वो तो ये लगा देगा फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला लगा देगा। अब ये फॉर्मूला जिसने लगाया वो तो गधा है, उसका हो गया गलत, -5 हो गए। और जो शब्द इंडिपेंडेंट जान गया भाई इंडिपेंडेंट है, इस बी के होने या ना होने से कोई मतलब ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड क्या होगा? वही का वही रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रह जाएगा, चाहे कुछ भी लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी नॉट अकर्ड, ये भी क्या हो जाएगा? अरे भाई ये भी कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट तो कुछ इसमें सेंस ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म से ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल रहेगा। बात समझ में आई आपको? बड़ा ही आसान सा सवाल था ये वाला। तो ऐसे ऐसे भी आसान सवाल आते हैं जहां बच्चे गलत करके आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 सवाल लिखे हैं, थोड़ा इनको नीचे कर देता हूँ मैं, जगह बन जाएगा सवाल सॉल्व करने का। सवाल आसान आते हैं बेटा, बस रिवीजन आपको करना है। अब यहीं पे बच्चा है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इन सब के मतलब भूल जाए, तब दिक्कत हो जाती है वहीं पे। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है? लेट ए एंड बी टू, जेई 2005 लिखा है तो ये जेई एडवांस है, ठीक है ना? लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, और आपको बोला गया है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, ये ए बार है, ठीक है ना बेटा? ये ए बार लिखा हुआ है, मतलब नॉट ए। वेयर ए बार स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, अच्छा लिखा भी हुआ है, वेयर ए बार स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, देन इवेंट ए एंड बी आर। बेटा इवेंट ए और बी के बारे में हमें बताना है, तो कैसे होंगे उसकी बात करनी है। तो ये अपने पास जो है, अपने पास क्या क्या दिया हुआ है वो देख लिया जाए। अपने पास ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना दिया है? 1/4 दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है? 1/6 दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। एक मिनट, अभी कोई आया, जरा देखू मैं। ये क्या हो रहा है भाई? हम्म, हाँ, ये है। अब ये सब चीजें जो दी हुई हैं, बस बी की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है ना, तो क्या मैं इससे ये निकाल सकता हूँ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ क्या बेटा? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट का होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ना होना, ये दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वन बाई सॉरी ये वन के इक्वल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास 1/6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ गया भाई? 1 - 1/6 डेट इज 5/6। ये आया क्या? कितना आ गया बोलो? 5/6 आ गया क्या बेटा? तो यहां से तो हमारे पास क्या आया है? ए यूनियन बी आया है, लेकिन हमें ये जो ऑप्शन चेक करने हैं कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब याद है कि भूल गए? इक्वली लाइकली का मतलब, बोलो गधो, इक्वली लाइकली का मतलब है तो वाह कि प्रोबेबिलिटी दोनों के कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? राय बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? नलायको तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना पढ़ाने के बाद भी चिल्ला चिल्ला के कोई बोल नहीं रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अपना देखना पीछे नोट्स में। तो ए यूनियन बी ये आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा क्या? अब ये आपके पास आया हुआ है 5/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ गया? ए कितना दिया हुआ है भाई? 1/4 दिया है क्या? हाँ, 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये भी 1/4 है, माइनस 1/4। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/6 आया क्या? 5/6 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/6 है। और प्रोबेबिलिटी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका क्या आ गया? 5/6 आया क्या बेटा? मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में शायद ये एक कॉम्प्लीमेंट, अरे 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 अरे, गड़बड़ यहाँ पे हो गई। ये जो है ना मिस प्रिंटिंग है, ये एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे गिवन है। तो एक कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ये आपको है ना एक कॉम्प्लीमेंट 1/4 गिवन है। तो हाँ, ये तो चलो ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट अगर 1/4 गिवन है तो ए कितना हो जाएगा? इधर सॉल्व करूं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? 1 - 1/4 डेट इज 3/4। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये 3/4, ये 1/4। ठीक। तो ये कितना आ गया भाई? कितना हो गया ये आ गया 2/4 मतलब 1/2। तो 5/6 माइनस 1/2 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो थोड़ा और नीचे लेके जाया जाए। ठीक है? ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया आपका बताइए? माइनस करोगे तो ये कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपका 1/3 के इक्वल। यहां तक बात क्लियर है? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया। ठीक। अब इक्वली लाइकली होने के लिए क्या होता है कंडीशन? इक्वली लाइकली के लिए, इक्वली लाइकली, अरे गूंगे बैरो कुछ तो बोलो। इक्वली लाइकली के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया है आपका 3/4, यहाँ देखो 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है कितना, 1/3। तो इक्वली लाइकली तो नहीं है ये नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी गिवन है ना, कहाँ गया ए इंटरसेक्शन बी? तो आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो ए इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, बोलो गधेओ। और ऑप्शन में क्या है? इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर लिया डिस्कस, इंडिपेंडेंट ही एक बचा है। तो इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अभी बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या कंडीशन है? वकास कहाँ है गधे? प्रज्वल, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वकास है ही नहीं, है कि नहीं है? अबे नलायको, कुछ तो बोलो। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या कंडीशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो जरा देखो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन था भाई? 1/4 है, ये तो 1/4 है। और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने कितना निकाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपने कितना निकाला था? 3/4 निकाला है, ये 3/4 है। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाला? 1/3। तो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं? हाँ भाई आ रहे हैं, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो रहा है भाई अपना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि भाई इंडिपेंडेंट तो ये है, इंडिपेंडेंट तो ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला तो नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं, इक्वली लाइकली भी नहीं है, इक्वली लाइकली है ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी, सिर्फ इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। बोलो। नालायकों, ये सब डेफिनेशन याद रखा करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। सब इतना पढ़ाया किया कराया तो पानी फेर दोगे, आसान सवाल भी आएगा तो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपको? लेट ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। कान खड़े हो जाने चाहिए भाई, टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25 and the probability of none of them occur 2/25. If probability pt denote the probability of occurrence of the event p, then आपसे ई और एफ की बात की गई है। अब ई और एफ की बात की गई है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए। तो जो बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वन हमने देखा था, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या? ये है एग्जैक्टली वन, ये ए ये बी, मतलब यहाँ पे ई एफ है तो ये हाँ ये ई ये एफ। तो एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ कौन सा पार्ट आप लोगे? एक मिनट, रेड पेन सेलेक्ट हो जा भाई। सिर्फ, या एग्जैक्टली वन यही हुआ ना, सिर्फ ई हो या सिर्फ कौन सा हो, एफ हो, यही दोनों होगा। मतलब एग्जैक्टली वन का आप क्या लिखोगे भाई?
एग्जैक्टली वन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपको बताया था फिर भी समझा रहा हूँ फिर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब माइनस क्या कर दोगे? ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितनी बार लेकिन माइनस करोगे? दो बार माइनस करोगे ना? क्यों दो बार माइनस करोगे? क्योंकि ये एक बार ई में भी आ रहा है और एक बार एफ में भी आ रहा है। टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 11/25। ठीक है, अब बात आया कि नो वन, दूसरा क्या दिया हुआ है? नन ऑफ देम अकर्ड। नन ऑफ देम अकर्ड का मतलब आपने समझा ये क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकर्ड का मतलब क्या है? फिर से मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा ई और एफ। नन ऑफ देम अकर मतलब ये बाहर वाला पूरा पोर्शन, बाहर वाला पूरा पोर्शन। तो इस बाहर वाले पूरे पोर्शन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। बोलो, क्या ये दिया हुआ है क्या हमारे पास? ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। बोलो बेटा, बोलो। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा बाकी सब कुछ यही दिया हुआ है। बोल भी दो लल्ला। हाँ चलो, ये दिया हुआ है 2/25। अब जब कॉम्प्लीमेंट ये दिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ये वन के इक्वल होता है। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी वन के इक्वल होगा। अब कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट तो ऐसे ही 2/25 दिया हुआ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू वन। एक मिनट, तो यहाँ से क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ गया हमारे पास? 1 - 2/25, डेट इज 23/25। ये चीज आ गई अब हमारे पास। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो, अब ये मैंने निकाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ इसके लिए है ना, यही इस इक्वेशन के साथ एक इक्वेशन और तो मुझे जरूरत पड़ेगी ना। वो दूसरी इक्वेशन क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस टू नहीं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यही होता है क्या बेटा? और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू इक्वल है आपकी, अभी आपने निकाली 23/25। अब आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से? एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू ऊपर कितनी आई थी अपने? ये वाला एग्जैक्टली वन वाला ये दिया हुआ था 11/25। और दूसरी इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये आ गई आपके पास 23/25। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा क्या? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्यों निकाल रहा हूं? आपको पता है ई इंटरसेक्शन एफ ही क्यों निकाल रहा हूं? आपने ये नहीं बोला कि सर आप इंडिविजुअली पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये दोनों इंडिविजुअली क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप ये भी तो निकाल सकते थे। मैं इसलिए ये दोनों इंडिविजुअल नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि भाई मुझे बोल दिया क्वेश्चन में कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, यही होगा। तो हमसे आप ऑप्शन देखे, ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है आपको कि दो दो हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, कोई का वो थोड़ी लगाया है कि इसका यही होगा इसका यही होगा। मल्टीप्लाई करने तो बस हम ये देख ले कि क्या क्या होंगे ऑप्शन, फिर मैच कर लेंगे। इसलिए मैं सिर्फ इंटरसेक्शन वाला निकाल रहा हूं, उससे ही हमारा इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मैं इंटरसेक्शन निकालने पे जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कटा ये कटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 11/25 माइनस 23/25। ये कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आया कितना हो गया भाई बताओ, 12/25 हुआ। अब 12/25 देख लो, अब हमें पता है, अब आपको ऑप्शन चेक करना है, और आपको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा। तो देख लो भाई कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको 12/25 आ रहा है, ऑप्शन में देखो। तीसरे थर्ड वाला देखो, डिनोमिनेटर में तो 25 है, ऊपर 3 है, थर्ड वाला नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो, ऊपर 12 है नीचे 25 है, फोर्थ वाला हो जाएगा। ए वाला देखो, ऊपर 12 है नीचे 25 है, तो ये भी हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है। अब ये जेई एडवांस में आ गया, ऐसा सवाल जेई मेन में पूछ सकता है आराम से, इसमें कुछ नहीं है। अब वही बच्चा जो इंडिपेंडेंट इवेंट का ये डेफिनेशन ही भूल जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने पे क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अगर वो बच्चा यही भूल जाए तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन ही चौपट हो गया। तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखिए। बात समझ में आई आपको? इस सवाल में डाउट है क्या? अब अगला सवाल हमारा ये बोल रहा है, लेट एफ बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल थ्री बाई, ये भी आपका है ना जे एडवांस का सवाल है, ये जे एडवांस लिख देता हूँ पहले, जे एडवांस 2019 का सवाल है, ये जे एडवांस 2019। एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1, मतलब एंट्री क्या क्या देनी है हमें, 0 और 1 देनी है। लेट द इवेंट E1 एंड E2, E1 क्या बोल रहा है, E1 बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है आपकी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, और ए जो है आपका सैंपल स्पेस चाहिए, मतलब कि एंट्री आप 0 1 में से ही डालो, लेकिन भाई मुझे डिटर्मिनेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो देखा आपने, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस यूज करके भी प्रोबेबिलिटी के सवाल बन रहे हैं यहाँ पे। और फिर इवेंट 2 क्या बोल रहा है कि भाई सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए आर 7। इवेंट 2 बोल रहा है कि सम ऑफ एंट्रीज क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स आर चूजन फ्रॉम रैंडम एस, then the conditional probability of probability of E1 when E2 already occurred। इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको बोल दिया क्या कि सम ऑफ एंट्रीज 7 है, लेकिन आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सवाल समझ में आया आपको? सवाल समझ में आया? सवाल में कहीं डाउट? सवाल एक बार और समझाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, सवाल हमें बोला कि हमें जो है ना 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, मैं लिख ही रहा हूँ साथ में, ठीक है। हमें बोला 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। अब बोला भाई 3x3 का तुम मैट्रिक्स तो तू बना, लेकिन एंट्री 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, मतलब यही हो सकती है, 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, हर एक जगह आपको यही डालना है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। ठीक है, यहां तक
हमने ये चीज समझी, या तो जीरो होगी या तो वन होगी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा कि E1 E2 दो इवेंट्स हैं, ठीक। और E1 को इसने क्या डिफाइन किया, E1 को बोला E1 वैसे मैट्रिसेस हैं, E1 वैसे मैट्रिसेस हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। इतनी बात समझ में आई आपको? E1 वैसे मैट्रिसेस हैं जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, बोलो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब E2 डिफाइन कर रहा है, E2 E2 ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके सम ऑफ एंट्रीज क्या है, सेवन है। तो E2 में क्या है, सम ऑफ एंट्रीज, सम ऑफ एंट्रीज क्या है, सेवन के इक्वल है। अब सम ऑफ एंट्रीज सेवन है और हमारे पास सिर्फ जीरो और वन है। तो एक चीज बताओ, कॉमन सी बात है भाई, हमें मुझे सम सेवन चाहिए और हमारे पास एंट्री दो ही है, या तो जीरो या तो वन, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। तो भाई सेवन तो तभी आएगा ना जब सात बार तो वन तो होना ही होना है। बोलो, सात बार वन होगा और दो बार जीरो होगा। ये चीज आपको समझ में आई? इवेंट टू ये चीज बोल रहा है। इवेंट टू आपको बोलना क्या चाह रहा है, सम ऑफ एंट्रीज के थ्रू ये समझा रहा है। छुपी हुई बात इसमें ये है कि भाई सात वन होंगे और जीरो दो ही होंगे। यहां तक हमने समझ लिया सवाल। अब आपसे पूछा क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when E2 already occurred। मतलब E2 already occurred मतलब कि सम ऑफ एंट्रीज बोल रहा है भाई सेवन है, तू तो ये बता प्रोबेबिलिटी कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई आपको? अब चलिए, अब इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते। इतना जितना बोर्ड पे मैंने लिखा है उतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, number of elements in sample space। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की बात करें मतलब NS। तो एक चीज बताओ, ओवरऑल सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, एक चीज हमें बताइए, ये हमारा तीन बाय तीन मैट्रिक्स है, तो इसको, इसमें ये चीज हम बोल सकते हैं कि ये कितनी कुर्सियां हैं, नाइन कुर्सियां हैं। नाइन कुर्सियां हैं, तीन बाई तीन मैट्रिक्स है तो, तीन बाई तीन मैट्रिक्स है तो नौ कुर्सी है हमारे पास। अब इस नौ कुर्सी पे आपके पास दो ही एंट्री है, या तो जीरो बैठाओ या तो वन बैठाओ, या तो जीरो या तो वन, यही है। बोलो, तो कितना सैंपल स्पेस क्या होगा, टू की पावर नाइन होगा क्या? नौ इस कुर्सियां हैं, नौ कुर्सियों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो जीरो बैठेगा या तो वन बैठेगा, या तो जीरो या तो वन। तो टू की पावर नाइन होगा क्या, इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलिए। मैं, अच्छा आवाज कट रही थी क्या? मैं ये बोल रहा हूं, अब है ना, मैं सैंपल स्पेस देख रहा हूं कि सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर ये तीन बाई तीन मैट्रिक्स है, तीन बाई तीन मैट्रिक्स है तो टोटल कुर्सियां कितनी है इसके पास, नौ कुर्सियां हैं। मतलब इस अंदर भरेंगे कितने जगह, नौ जगह भरेंगे। और इन नौ जगह के पास ऑप्शंस क्या क्या है, इन नौ जगह के पास तो दो ही ऑप्शन है ना भाई, या तो जीरो या तो वन, या तो जीरो या तो वन। रिपीट तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा तो बोला नहीं है रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करेंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, समझ आई बात? तो या तो जीरो या तो वन, यही है, यही ऑप्शंस है। तो क्या सैंपल स्पेस यही होगा, टू की पावर नाइन, दो ऑप्शंस, और सिर्फ कुर्सियां कितने, नौ। इन्हीं दोनों को बार बार आपको बैठाना है। बात समझ में आई? टू की पावर नाइन होगा? यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि भाई इवेंट टू जो है, इवेंट टू बोल रहा है
सम ऑफ एंट्रीज कितने हैं? सम ऑफ एंट्रीज है 7। तो मतलब 1 1 1 4 5 6 7। आपने बोला कि सर सात तो 1 होंगे तभी सम 7 होगा, लॉजिकल बात है, और दो जीरो होंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट टू, मतलब इवेंट टू को, और क्योंकि ये मैट्रिक्सेस में अरेंज होगा, ये जो सातों के सातों हैं, ये अपने कैसे अरेंज होंगे? मैट्रिक्स में अरेंज होंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज होंगे ना। तो इसमें भी हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे इन सातों को लेके, तभी तो आगे हम लोग निकाल पाएंगे। बात बात समझ में आई आपको? बोलिए। तो एक चीज बताइए। अब बात ये है, अब ये दो जीरो है, अगर मैं इन दो जीरो को 9 सॉरी, दो सीट जो है 9C2 से सेलेक्ट करूं, और उन सिलेक्शंस वो दो सीट सेलेक्ट करके उस पे 0 2 बैठा दूं, तो बाकी तो सारे 1 जो है वो तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे बाकी जगह। 9C2 से दो कुर्सियां सेलेक्ट करके मैट्रिसेस में से उस पे मैंने दो जीरो बैठा दिया, और उन दो जीरो को बैठाने का एक तरीका, और बाकी जो 1 बचे हुए हैं 7, उनको कैसे भी बैठा दो उसके एक तरीके। हमें तो इस इवेंट से मतलब यही है ना कि हमारा सम 7 आना चाहिए। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? समझो। अब आगे आराम आराम से 1 बाय 1 ब्रेक करते जा रहे हैं इस सवाल को। अब बढ़ते हैं यहाँ तक कि काम हुई। पहले हमने सैंपल स्पेस निकाल लिया, अब हमने इवेंट को ब्रेक कर लिया, इवेंट अपना डिफाइन कर दिया। ठीक है, मतलब इवेंट टू को भी अपना निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे जो पूछा है उस पे आते हैं। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 अकर। मतलब हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही होता है। तो मतलब ये आपसे पूछा क्या है? आपसे यही पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी बताओ कब, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो। इवन यही था ना कि डिटर्मिनेंट जीरो होनी चाहिए। इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो, और भाई सम किसके इक्वल हो? सम सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या हो? 7 हो। दोनों साथ में होने चाहिए, और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स बोलो या इंट्रीज बोल दो, जो भी है। इंट्रीज ही लिख देता हूँ क्योंकि इंट्रीज पे ही बात हो रही है ना। सम ऑफ इंट्रीज इक्वल्स टू 7। सम ऑफ इंट्री की स्पेलिंग क्या होती है? INTRIES, पता नहीं, जो भी होती होगी देख लेना। सम ऑफ इंट्रीज इक्वल्स टू 7, यही होगा। अब एक चीज देखते हैं हम लोग कि भाई अब हमारे पास क्लियर सिचुएशन है। क्या क्लियर सिचुएशन है? डिनोमिनेटर में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आराम से भाई? किस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? हैं? हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से निकाल, 9C2 हमने निकाल लिया हुआ है, और टोटल एंट्रीज हमने निकाल ली हुई है। ठीक है, तो ये होता है। तो अल्टीमेटली अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं है ना इसको, अब इसका डिटर्मिनेंट देखता हूँ कि अब मैं जो है ना 7 एंट्रीज जो है हमारे पास, उसको लेके मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ।
थोड़ा सा वो तो करना पड़ेगा। अब 100, अब आपका देखो, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कब आएगी? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तभी आएगी ना जब कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स हो। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो कि मतलब दो दो जीरो हो जाए और एक जो है आपस में कट कुटा जाए, तभी तीनों जीरो हो जाएंगे। या तो ये हो, अब इसी को पहले रो को मैं आपस में इंटरचेंज करूं तो इस तरीके से हो। ये तो पहले रो में बना रहा हूं मैं, पहले रो का बना रहा हूं मैं। 0 0 1 1 1 1 1 1 1, ये तीन होंगे। ठीक, फिर और देखे ऐसे कि पहला रो वाला तो हो गया, अब दूसरे रो में इसी तरीके से खेला होगा। हाँ, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? दूसरे रो में भी इसी तरीके से होगा। आसान सा सवाल है, बस समझाना है आपको, इसलिए इतना बना रहा हूं मैं। दूसरे रो में फिर ये होगा इस तरीके से, तो इसके फिर तीन, फिर उसी तरीके से तीसरे रो में भी होगा। तीसरे रो में भी ऐसे ही चलेगा। इसके भी ये तीन, फिर उसके बाद हमारे पास और कैसे आ सकते हैं? अब में तो हमने कर लिया, अब थोड़ा कॉलम के साथ खेलते हैं। कॉलम के साथ खेलेंगे, कॉलम के साथ खेलेंगे तो भाई कॉलम के साथ खेला जाए। थर्ड कॉलम में एक वन, बाकी दोनों जीरो, ये भी आपको इसका भी डिटरमिनेंट जीरो आएगा। फिर इसी के साथ और खेला जाए, 0 1 0 कर दो। फिर इसी के साथ और खेलो, 1 1 1 1 1 1, 0 1 0 0 1, इसके भी तीन। अब सिमिलरली, अब 1 1 1 1 1 1, अब बीच में क्या है आपका? 1 0 0, ये बीच में है। और इसके फिर दो और बनेंगे ऐसे ही, तो इसके भी तीन होंगे। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? अब बीच में डाल दिया हमने, लास्ट में डाल दिया, अब पहले वाले में डाल देते हैं। पहले वाले में 1 0 0 1 1 1 1 1 1, तो इसके भी तीन बनेंगे। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सम सेवन, सम सेवन वाला हमने देख लिया ना, सम सेवन वाला देख लिया। तो कितने एंट्रीज हो गए टोटल? टोटल कितने एंट्री हो गए? तीन तीन छः, तीन 9, तीन 12, तीन 15, तीन 18, 18 हुए टोटल। 18 हुए, जिसमें सम सेवन है और डिटर्मिनेंट आपका वो है, तो ये हो गया 18। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 18 है। तो ये जो 18 आया बेसिकली आपका, ये सीधा यही तो आ गया, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो, एंड हमने एंट्री निकाल दी सीधे, सम ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 7। तो हमने यही निकाल दिया, तो इसको ऊपर 18 हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट नंबर ही निकाल दिया ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ एंट्रीज की बात करें तो ये तो यही होता है ना, 18 अपॉन क्या करते हैं आप, 2 की पावर, टोटल कितना था, और अपॉन में आपको क्या करना है, सम ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज इक्वल्स टू 7। तो ये तो ऊपर वाला हुआ प्रोबेबिलिटी 18। सैंपल स्पेस कितना आया था? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कहाँ गया भाई? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 2 की पावर 9 आया था। तो ये तो हो गया 18, ऊपर वाला हो गया 18 अपॉन 2 की पावर 9, और डिनोमिनेटर और ये वाला सम ऑफ इंक्रीज इक्वल्स टू 7। सम ऑफ इंक्रीज 7 की इक्वल कहाँ थी? ये थी क्या? 9c2। तो ये हो गया 9c2 अपॉन 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 2 की पावर 9 से कैंसिल हुआ बेटा, तो ये कितना हो गया? 18 अपॉन 9c2। इसको सॉल्व किया जाए
तो 9c2, अब इसको हवा में ही सॉल्व करो। 9c2 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स चले गए क्या? तो ऊपर क्या बचा? 8 इंटू 9 बचा क्या? अब 8 इंटू 9 बाई 2, 8 इंटू 9 बाई 2 जैसे आप करेंगे तो ये क्या बचेगा भाई? 8 इंटू 9 बाई 2, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 8 कैंसिल हुआ तो 4 बचा क्या? तो 4 इंटू 9 हुआ। 4 इंटू 9 कितना होता है? 36 होता है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलो। ऐसे ही सॉल्व कर दिया 9c2, लिख के नहीं सॉल्व किया है। हो गया सॉल्व? बोलिए। अब इसको कैंसिल किया तो ये कितना आया? हाफ। तो आपका आंसर हो गया 0.5। आपका आंसर क्या हो गया? 0.5। बात समझ में आई आपको? बोलिए। इस क्वेश्चन को फिर से समझाना है या हो गया? ये सवाल समझ में आया? ये देखो, इस तरीके के सवाल आने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है आपके जेई मेन में, क्योंकि ये जेई एडवांस का पुराना सवाल है। इसमें आपको मैं आगे वो भी सवाल करवाऊंगा प्रोबेबिलिटी के, जो जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में इस बार आया है और वो जेई एडवांस में आ गया है। तो इस तरीके के सवाल आने के आपके पूरे चांसेज है, क्योंकि इस तरीके के सवाल में आपका मैट्रिसेस का भी हल्का फुल्का चेक हो रहा है, भले ही ज्यादा यूज ना हो, लेकिन पीएनसी तो पूरा यूज हो रहा है। पीएनसी आपका चेक कर ले रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में आपका प्रोबेबिलिटी तो चेक हो रहा है। बात समझ में आई आपको? ठीक है बेटा, बाकी अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, कल। आज के लिए इतना ही। चलो, कोई डाउट है आज के लेक्चर में?